करते हैं। प्रथम मंगलाचरण से ही हम लोग कक्षा को प्रारंभ करेंगे। मध्याह्नव्यधिपं दुग्ध सिंधु कन्या धवम धिया ध्यायामि साध्वहं बुद्धेः शुद्धि वृद्धि च सिद्धये गुरुभ्यश्च ग्रहेभ्यश्च मया बद्धोऽयमञ्जलिः प्रसन्न मनसस्ते मे सत्यां कुर्वन्तु भारतीम्। नमः श्रीमङ्गलश्रेणी निवासाय महात्मने सर्वं जानन्ति दैवज्ञा यत्तत्श्रुतिचक्षुषः मूर्तित्वे परिकल्पितः ससभृतो व्रत्मा पुनर्जन्मना आत्मेत्यात्मविदां क्रतुश्च यजताम् भर्तामरज्योतिषाम् लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविभुः श्चानेकधा यः श्रुतो वाचं सददात्वनेककिरणः त्रैलोक्यदीपोरविः। पूर्व कक्षा में हम लोग लग्न के अनुसार 12 भावों का जो स्वामी अधिपति उस विषय को पढ़ रहे थे, क्योंकि जो लग्न होता है उसी के अनुरूप हम लोग क्या विचार करते हैं ना, स्वामी का विचार करते हैं। और आप लोग दक्षिण भारत, उत्तर भारत एवं पूर्व भारत तीनों प्रकार के कुंडली का आज एक साथ कुंडली के 12 राशि के अधिपति, केंद्राधिपति, त्रिकोणाधिपति, त्रिकभाव का अधिपति एवं त्रिषडायाधिपति, त्रिक त्रिषडाय, ये दोनों में संबंध क्या है? त्रिक कहने से 6 8 12, 6 8 12, त्रिषडाय कहने से 3 6 11, 3 6 11। ये परस्पर में अशुभत्व का भाव है। उसमें जो त्रिषणाय है वो 3 6 11 है, उसमें पापक ग्रह बैठ जाए अथवा शुभ ग्रह बैठ जाए, कोई भी रहे, वह कभी शुभ फलप्रद नहीं होते हैं। उसी के कारण हम लोग 12 राशि के 12 भावों के अधिपति का ज्ञान फलादेश के लिए प्रथम सोपान में करते हैं। फर्स्ट स्टेप 12th हाउस लॉर्ड, 12 राशियों के 12 भावों के अधिपति। जैसे आपके सामने सिंह लग्न का कुंडली है। सिंह लग्न के कुंडली में केंद्र भाव का अधिपति कौन कौन हो सकते हैं? क्योंकि ये दक्षिण भारत के अनुसार ये यहाँ मेष होता है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह राशि में हम लोग ल एक करके वान करके लिखते हैं। और पूर्व भारतीय कुंडली में हम लोग कैसे लिखते हैं? जैसे बंगाली, उड़िया अथवा मणिपुर, इस प्रकार के प्रांत में हम लोग कैसे लिखते हैं ना, ये मेष राशि है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह के स्थान में हम लोग ल एक लिखते हैं। लेकिन जो उत्तर भारतीय कुंडली अथवा राष्ट्रीय कुंडली जिसको हम लोग कहते हैं, उस राष्ट्रीय कुंडली में लग्न के स्थान में हम लोग 5 लिखते हैं, 5 लिख देते हैं। 5 मतलब सिंह लग्न। और सिंह लग्न में केंद्र भाव का स्वामी और त्रिकोण भाव का स्वामी कौन होंगे? कौन कह सकता है? लग्न यदि केंद्र होगा, लग्न यदि सिंह होगा, उसके केंद्राधिपति त्रिकोणाधिपति कौन होंगे? हरिओम। सूर्य, मंगल, शनि केंद्राधिपति होंगे सर। वो तो आप तो अनुज जी प्रैक्टिस पहले से हैं, लेकिन नए लोगों को थोड़ा सा देखते हैं, वो लोग कौन बता सकता है? जो नए लोग जुड़े हैं, उनमें से यदि लग्न सिंह होगा तभी केंद्र भाव का
अधिपति कौन होंगे? कल हम लोग जैसे प्रैक्टिस किए थे 2, 8, 11 होंगे। हाँ? केंद्र 2, भाव 8, का 11 जो है ना, केंद्र भाव का स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न है। सेम स्थिर शुक्र लग्न होने से सूर्य मंगल शुक्र शनि, और सूर्य लग्नेश हो जाएगा, मंगल चतुर्थेश चतुर्थ भाव का अधिपति, मतलब वाहन, भूमि एवं माता, सुख, मित्र, ये चतुर्थ भाव से हम लोग जो विचार करते हैं उसका स्वामी जो होगा, जो उसका अधिपति होगा, जिसके अधिकार रहेगा, वो कौन? उसका अधिपति मंगल हो जाएगी, क्योंकि मंगल हो जाएगा। लग्न सिंह होगा तो वृश्चिक राशि कहाँ हम लोगों को प्राप्त होगा ना? चतुर्थ स्थान में। ठीक है। यदि सिंह लग्न हो सप्तम भाव में कुंभ राशि का स्वामी शनि, अधिपति हम लोगों को हमेशा याद रखना है। केवल एक नंबर के कारण हम लोगों को पता चल जाता है लग्न सिंह एवं सप्तमेश जाया भाव का स्वामी शनि। शनि संपूर्ण अधिकार होगा दाम्पत्य जीवन सुख, विवाह संबंधित जो भी विचार है, दाम्पत्य सुख से, वैधव्य विचार से, मंगल दोष से, जितने हम लोग दाम्पत्य जीवन अथवा विवाह संबंधित विचार कर सकते हैं, किस दिशा में विवाह होगा, और जो लड़की आएगी वो किस आकृति की होगी, उसका आकार, प्रकार, गुण, धर्म, वर्ण, सभी का चिंतन हम लोग सप्तम भाव से करते हैं। वहां सप्तम भाव का जो स्वामी होगा उसी का अधिकार होगा जाया भाव के ऊपर, सप्तम भाव के ऊपर। इसलिए सिंह लग्न में सप्तमेश शनि। इसी प्रकार सिंह लग्न में कर्म भाव, दशम भाव, उसका दशम भाव का अधिपति कौन होता है? सिंह लग्न में दशमेश कौन है? शुक्र। क्योंकि वृषभ राशि, शुक्र, कर्म के ऊपर अधिकार किसका है ना? शुक्र का है। इस प्रकार कोई भी लग्न हो, जैसे मैं यहाँ चेंज कर दूं, सिंह की जगह 11 कर दूं, 11 तो शनि का यदि 11 लिखूं तो अभी यहाँ लग्नाधिपति कौन हो जाएगा? शनि। लग्न शनि होगा तो चतुर्थ भाव जो वाहन, मातृ, भूमि, उसका अधिपति कौन हो जाएगा? शुक्र। सप्तम भाव का अधिपति सप्तमेश सूर्य। पत्नी सूर्य, और कर्माधिपति कर्म स्थान में मंगल हो जाएगा। इसी प्रकार लग्न चेंज तो भाव के स्वामी भी हम लोग क्या करते हैं? चेंज हो जाता है। क्या लाया वृश्चिक गुरु? लग्न है, त्रिकोण भाव का अधिपति पंचमेश नवमेश कौन है? वृश्चिक लग्न होने से मेरी दवा गुरु और चंद्र। मेरे को करना पड़ेगा 3:30। बुध और शनि। 3:30। मीन राशि कहाँ होगी? पंचम भाव में। मीन राशि का अधिपति गुरु एवं नवमेश कौन हो जाएगा? चंद्र। नवमेश चंद्र। ये लग्नेश मंगल, लग्नाधिपति मंगल एवं त्रिकोण भाव का अधिपति जो गुरु चंद्रमा, ये दोनों मंगल के मित्र हैं। हमेशा हम लोगों को दिमाग में बैठाना है, कोई भी लग्न हो, लग्न का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ मित्रता का संबंध रखता है, और त्रिकोण जो संतान स्थान, पंचम भाव एवं नवम भाव जो धर्म अथवा भाग्य स्थान है, जहां से हम लोग भाग्य का चिंतन करते हैं, भाग्य वृद्धि होगा या नहीं होगा, व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति व्यक्ति में है या नहीं है,
मंत्र साधना करने से मंत्र सिद्धि होगी या नहीं होगी, वो नवम स्थान है। सबसे अधिक नित्य शुभ स्थान के रूप में हम लोग जानते हैं। और उन दोनों का भाव का जो स्वामी होता है वो लग्नेश के साथ उसका डायरेक्ट लिंक मतलब फ्रेंडशिप रहता है, आंतरिक परस्पर में संबंध होता है। उस संबंध से, मित्र का संबंध से हमेशा फल, शुभ फल की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए केंद्र भाव का अधिपति एवं त्रिकोण भाव का अधिपति में परस्पर में संबंध हो जाए, राजयोग उत्पन्न हो जाता है। हम लोग लघु पाराशरी पढ़े व कोई भी फलदीपिका इत्यादि ग्रंथ पढ़े तो उसमें यही बताया जाता है। इसी प्रकार त्रिषणाय एवं त्रिक, त्रिषणाय अशुभ 3, 6, 11 स्थान में किसी भी प्रकार के ग्रह बैठ जाए व कोई उस भाव का अधिपति हो जाए, वो अशुभ का फल प्रदान करता है। और 6, 8, 12 षष्ठ, अष्टम, द्वादश, ये तीनों भाव जो होते हैं वो भी अशुभत्व है। वृश्चिक लग्न में त्रिषणायाधिपति एवं त्रिकाधिपति कौन है, बताएगा कौन? वो प्रैक्टिस आज का कक्षा है, जल्दी पहले त्रिषणायाधिपति बताइए। वृश्चिक लग्न में तृतीय, षष्ठ, एकादश स्थान का अधिपति, तृतीय अधिपति कौन होगा? शनि। तृतीयाधिपति शनि। क्योंकि वृश्चिक लग्न में तृतीय भाव में मकर राशि, याद नहीं है? याद कर लीजिए, कुंडली को बार बार लिख के आप लोगों को याद करना है। लग्न यदि वृश्चिक है, आपको कल कहा था घर में प्रैक्टिस करके आने के लिए, सभी लोग प्रैक्टिस करके आए। यदि वृश्चिक लग्न होगा, केंद्राधिपति मंगल, सूर्य, शुक्र, शनि, त्रिकोणाधिपति चंद्र एवं गुरु, त्रिषणायाधिपति जैसे कि आप जानते हैं तृतीय भाव में मकर राशि होगा, मकर का संख्या 10, शनि, मंगल और बुध राशि का अधिपति शनि। षष्ठ वृश्चिक लग्न होगा तो सप्तम वृष राशि एवं षष्ठ स्थान में कौन सा राशि होगा? मेष राशि। मेष राशि। मेष का अधिपति मंगल, मंगल को षष्ठेश का दोष नहीं लगेगा क्योंकि वो लग्नाधिपति एवं षष्ठाधिपति, इसलिए वो अशुभ नहीं हो सकता, और शुभ फलप्रद नहीं होगा मंगल लग्नाधिपति होने के कारण। इसके बाद एकादश स्थान में वृश्चिक लग्न में कौन सा राशि रहेगी? कन्या राशि। कन्या राशि रहेगी ना। तो कन्या राशि का अधिपति कौन है? बुध। इसी प्रकार 6, 8, 12 में षष्ठ में मेष राशि रहने से मंगल, और अष्टम भाव में वृश्चिक मिथुन लग्न में राशि। कौन सा राशि होगा? मिथुन राशि। मिथुन राशि। मिथुन राशि का अधिपति बुध एवं 12 व्यय भाव में कौन सा राशि होगा? तुला राशि। तुला राशि। तुला राशि तुला राशि का अधिपति शुक्र। शुक्र। इनमें से एक ग्रह कॉमन, दोनों त्रिषणाय त्रिक दोनों में अधिपति है, एक बुध है, दूसरा मंगल भी है, परंतु मंगल लग्नाधिपति होने के कारण उसको षष्ठेश का दोष नहीं लगता है, इसलिए अशुभ फलप्रद नहीं होगा। परंतु बुध जो कि मंगल का शत्रु, वो एक तो एकादशाधिपति आयाधिपति और दूसरा अष्टमाधिपति, इसीलिए मंगल सबसे अधिक अशुभ फलप्रद होगा। उससे कम शनि एवं उससे कम शुक्र। शुक्र शनि निश्चित रूप में व्ययाधिपति एवं तृतीयाधिपति होने के कारण दोषप्रद होते हैं। समझ गए बात को? इस प्रकार हर लग्न को लिखते हुए आप लोगों को प्रैक्टिस करके आना है, उससे क्या होगा, दिमाग में बैठ जाएगा।
ये स्थिर लग्न का है। इसी प्रकार चर लग्न, चर लग्न में मेष, कर्क, तुला, मकर, इन चारों लग्नों का 12 भावों का अधिपति को आप लोगों को चिंतन करना है। आज एक नया विषय हम लोग समझ रहे हैं। नया विषय में क्या कहा जाता है, जो भी लग्न हो, कोई भी लग्न हो, अष्टम भाव तो मृत्यु भाव होता है ना, आप लोगों को पता है। अष्टम भाव को हम लोग क्या जी, विचार करते हैं, मृत्यु मृत्यु। स्थान के डिस्टर्ब तो रूप नहीं हो में। रहा? पक्की बात? तो उन्हें भी अपने मृत्यु क्या का लेना, अपने को थोड़ी आ रही, तू इधर आ जा, मैं कुछ जो बता रही मृत्यु बैठने में भाव है, तो फटाफट 5 मृत्यु आंसर का कर ले। जो मृत्यु फटाफट कर स्थान जरा, है, आसान है, समझ में नहीं आ रहा तो मैं जैसे करवाऊं। ये हम श्वेत लोग वर्ण मृत्यु का मृत्यु है। पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर देंगे ना। यहाँ इस मृत्यु स्थान को एक मानते हुए 1 से गिनती करेंगे 8 तक, मृत्यु का मृत्यु हो जाएगा। जैसे मैं कहूंगा मृत्यु का धन स्थान क्या है, मृत्यु का धन स्थान धर्म भाव होगा। मृत्यु का सहज मतलब भातृ स्थान क्या है, मृत्यु का भातृ स्थान हमारा जो लग्न से 10वां भाव है, वो मृत्यु का भातृ होगा। इसका अर्थ यह है, प्रत्येक भावों को एक एक लग्न मानते हुए वहां से भी 12 भावों को हम लोग चिंतन कर सकते हैं। समझ गए बात? इसीलिए मृत्यु का अर्थ यह हुआ अष्टम का अष्टम, अष्टम से अष्टम भाव तृतीय भाव होता है। जैसे यहाँ स्थान को एक मानते हुए हम लोग गिनती करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो सहज भाव है वो अष्टम का अष्टम स्थान है। मतलब मृत्यु का मृत्यु जो है वो तृतीय भाव होता है, याद रखना है। मृत्यु भाव का जो मृत्यु स्थान है वो क्या है, तृतीय भाव है। इसको कैसे लिखना है, मृत्यु, मृत्यु स्थान का मृत्यु, अष्टम का अष्टम, अष्टम स्थान से हम लोग गिनती करेंगे तो मृत्यु का मृत्यु तृतीय भाव होगा। ये मृत्यु का मृत्यु यदि तृतीय भाव होगा तभी इन दोनों का जो व्यय भाव है, एक तो मृत्यु भाव का व्यय भाव और दूसरा तृतीय भाव का व्यय भाव। अष्टमम मृत्यु स्थान, अष्टम से 8वां उसका मृत्यु, उन दोनों का व्यय भाव, इन दोनों का व्यय भाव कौन से होंगे, जैसे तृतीय भाव का जो व्यय भाव है वो हमारा लग्न से धन स्थान होता है, तृतीय भाव। इस प्रकार मृत्यु जो 8वां घर है, 8वें का व्यय भाव जो है वो जाया स्थान है, सप्तम भाव। इसीलिए इसको मारक स्थान के रूप में जाना जाता है। इसका नाम क्या हो गया, मारक। तो अष्टम का व्यय भाव 7 एवं सप्तम तृतीय का जो व्यय भाव है 2। अष्टमम मृत्युस्थानम ततः तस्मात् मृत्यु तृतीय भाव तयोरपि व्ययस्थानम मारक स्थानम उच्यते। इन दोनों का जो व्यय भाव है उसको मारक स्थान के रूप में कहा जाता है। कि मारक स्थान का प्रयोजन क्या है, हम लोगों को यह भी समझना है। कभी कभार हम लोग देखते हैं यात्रा के समय में अकस्मात एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी में हम लोग जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ना कोई अकस्मात यदि विपत्ति आ जाए, भूकंप हो गया, हम लोगों का मृत्यु हो गया, अथवा कहीं छत के ऊपर से हम लोग गिर गए, मृत्यु हो गया, बिजली चमकने लगा, अचानक हमारा मृत्यु हो गया, अथवा पत्नी घर से छोड़ के चली गई है, माँ कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, हमारी सिर में चोट लग गया, अथवा हम लोगों को जेल हो गया, बंधन योग हो गया। इस प्रकार के जो
अकस्मात विपत्ति आता है, कोई ना कोई दुर्घटना बन जाता है, अकस्मात विपत्ति, उसका विचार मारक स्थान के अनुसार हम लोग करते हैं। कोई भी विपत्ति आ जाए, मारक भाव के जो स्वामी होते हैं, द्वितीय भाव एवं सप्तम भाव का जो स्वामी अधिपति लॉर्ड, यह हमेशा आकस्मिक विपत्ति का कारण होते हैं। इसीलिए प्रत्येक लग्न के मारक भाव के अधिपति को हम लोगों को दिमाग में बैठाना चाहिए। एक दूसरा नियम है फलादेश में। हम लोग फलादेश करने के प्रारंभ में 12 भावों का अधिपति एवं उसमें कौन सा भाव क्या है, केंद्र कौन से भाव होते हैं, केंद्र के साथ साथ त्रिकोण, त्रिक, त्रिषणाय एवं उसके बाद मारक स्थान को भी याद रखते हैं। और क्या है, जैसे कि एक चतुरस्र करके कहा जाता है, चतुरस्र संज्ञा, चतुरस्र संज्ञा जो कि चतुर्थ एवं अष्टम को समझा जाता है। 1 2 3 4 ये चतुरस्र संज्ञा है, जो माता एवं वाहन, भूमि, भौतिक सुख, उसके साथ साथ मित्र, सुहृद का विचार जिससे होता है, उसको चतुरस्र संज्ञा के रूप में हम लोग जानते हैं। इसका चतुर्थ 1 2 3 4, उससे चतुर्थ अष्टम होता है। इसीलिए 4 और चतुर्थ एवं अष्टम को चतुरस्र संज्ञा के रूप में जाना जाता है। ये चतुरस्र संज्ञा क्या है, जैसे कि हम लोग कोई ज्यादा चुगलीखोर है, किसी के साथ हम लोगों को मित्रता बनाना है, कोई बिजनेस हम लोगों को स्टार्ट करना है, फ्रेंडशिप से बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हम लोग क्या देखते हैं, कुंडली में चतुर्थ भाव के साथ साथ अष्टम भाव को देखते हैं। अष्टम भाव यदि पापक ग्रहों से ग्रस्त हो एवं उस कुंडली में चतुर्थ भाव यदि पापक ग्रहों से ग्रस्त हो, तभी उस व्यक्ति के ऊपर सहज से विश्वास हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि बड़े चुगलीखोर वो लोग होते हैं और उनके ऊपर कभी भी 100% विश्वास नहीं रखा जा सकता है। कोई भी बात सामने में एक प्रकार का और पीछे में दूसरे प्रकार की उन लोगों की स्वभाव होता है। इसीलिए हमेशा 3 भाव प्रमुख जो छिद्र अन्वेषण भाव एक दूसरे का छिद्र अन्वेषण करते हैं। छिद्र अन्वेषण मतलब जो मक्षिका होती है ना, मक्षिका व्रणम इच्छन्ति, जो मक्षिका है वह व्रण में, घाव में ही बैठते हैं। इसी प्रकार की जो जिसका स्वभाव है, केवल दोष, दूसरे का दोष को देखने की जिसका स्वभाव है, छिद्र अन्वेषण करने की स्वभाव है, उन लोगों के कुंडली में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा चतुर्थ, अष्टम एवं द्वादश भाव 4 8 12 ये तीनों भाव में पापक ग्रह निश्चित रहेंगे। पापक ग्रहों के प्रभाव से वह व्यक्ति चुगलीखोर, छिद्र अन्वेषण करने वाला, दूसरे का दोष को दिखाने वाला, इस प्रकार की व्यक्तित्व होता है। और हमेशा लग्न जो प्रमुख स्थान होता है, जो शरीर का विचार है, शरीर के अधिपति लग्नाधिपति लग्नेश, जैसे अभी हम लोग वृश्चिक लग्न में लग्नाधिपति मंगल, अथवा कर्क लग्न में लग्नाधिपति चंद्रमा, ये यदि 4 8 12 में बैठा हो, पापक ग्रहों के द्वारा युत हो, तभी व्यक्ति निश्चित रूप में अधिक से अधिक चुगलीखोर होता है। इस प्रकार के लक्षण हम लोग देखते हैं। इसीलिए
चतरस्र संज्ञा चतुर्थ अष्टम को कहा जाता है। और एक संज्ञा है 12 भावों में दूसरा एक संज्ञा ग्रहयोग को बनाने के लिए उपचय, उपचय, उपचय मतलब वृद्धि, विशेष करके गोचर में इसका उपयोग होता है, गोचर प्रकरण में, गोचर कुंडली में। और ग्रह योग बनाने में उपचय भावों का प्रयोजन होता है। उपचय मतलब वृद्धि भाव, जैसे मेरा पराक्रम, पराक्रम स्थान तृतीय भाव, वह एक वृद्धि स्थान है व्यक्ति का। शत्रु विजयी करना षष्ठ स्थान, वह शत्रु को विजयी करने से, जैसे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम आजकल दे रहे हैं, कोई भी जो परीक्षा हम लोग लिखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, वह सब षष्ठ भाव से वह इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, वृत्ति का स्थान षष्ठ भाव को हम लोग गिनती करते हैं और उससे वृद्धि होता है व्यक्ति का, इसीलिए षष्ठ स्थान को उपचय भाव के रूप में जाना जाता है। दशम जो कर्म प्राप्ति का भाव है, कर्म हमेशा वृद्धि के अर्थ में, जैसे किसको प्रमोशन चाहिए नौकरी में, उसके लिए हम लोग दशम भाव को देखते हैं। उच्च पद पदवी प्राप्ति के लिए दशम भाव को देखा जाता है। ये तीनों 3, 6, 10 तृतीय भाव, षष्ठ भाव, दशम भाव, पराक्रम, शत्रु एवं कर्म के साथ साथ लाभ स्थान जो हमेशा वृद्धि, आय, लाभ, ये शब्द से ही हम लोगों को वृद्धि का विचार, उपचय, उपचय मतलब वृद्धि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसलिए 3, 6, 10, 11 जो है वो उपचय भाव के रूप में इसको संज्ञा नाम दिया गया है। इसका नाम जो है वो 3, 6, 10, 11 को उपचय संज्ञा भाव है। 3, 6, 11 केवल हो जाएंगे तो त्रिषणाय, 3, 6, 10, 11 होंगे तो उसको उपचय। जैसे शुभयोग बनता है, लग्न से 3, 6, 10, 11 में सभी ग्रह बैठ जाए तभी वहां अच्छा राजयोग बन जाता है, उत्तम राजयोग भवति 3, 6, 10। इसी प्रकार उपचय राशि में, चंद्रमा से उपचय राशि में शुभ ग्रह रहने से शुभ योग बनते हैं। अमलाकीर्ति नामक दशम स्थान में भी अमलाकीर्ति योग बनता है। कई सारे शुभ योग का चर्चा हम लोग आगे पढ़ेंगे। और गोचर प्रकरण में भी उपचय भाव का अत्यधिक महत्व है, उसका भी विचार। जैसे चंद्रमा ये 3, 6, 10, 11 में जब गोचर में चले तभी उसको अच्छे शुभ कार्य करना चाहिए उस दिन, इसलिए बताया जाता है पापक ग्रह उपचय राशि में गोचर में शुभ फलप्रद होते हैं, शुभ ग्रह भी उपचय राशि में शुभ फलप्रद होते हैं। गोचर प्रकरण में इसका फलादेश, इस संज्ञाओं के फलादेश में थोड़ा सा हटके अलग से विचार करेंगे, लेकिन उपचय की प्रयोजन गोचर प्रकरण में सबसे अधिक है एवं योगों की, ग्रह योग का बनाने में उपचय संज्ञा बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के बाद उपचय के जो अतिरिक्त विपरीत है, उल्टा है, अपचय होता है। उपचय, अपचय, अनुपचय, अनुपचय व अपचय दोनों हो सकता है। अनुपचय, उपचय व अपचय ये हानि के अर्थ में प्रयोग होता है। उसमें जैसे हम लोगों का आयु वृद्धि होता है तो शरीर का धीरे 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 क्षय होता है, इसीलिए लग्न जो है वो क्या है, अपचय भाव है। और धन, अर्थ हम लोगों का अपचय होता है, वृद्धि के अर्थ में धन भाव को हम नहीं गिनती करते हैं, इसलिए द्वितीय भाव भी अपचय है। इस प्रकार चतुर्थ भाव जो सुख अपचय भाव में व अनुपचय भाव में गिनती होता है। सुख वृद्धि नहीं होता, जैसे हमारा शरीर वृद्धि हो, वय वृद्धि हो, आयु वृद्धि हो, तभी धन वृद्धि होने से भी हम लोगों को अपचय होता है, एवं शरीर वृद्धि होने से भी अपचय होता है, सुख वृद्धि होने से भी अपचय। इसी प्रकार
संतान के कारण भी अपचय विचार किया जाता है। एवं सप्तम पत्नी आने से भी व्यक्ति का तो आप लोग जानते हैं, तो लोग जो कुएं में हम लोग चले जाते हैं विवाह के बाद, पत्नी आए अथवा पति आ जाए, एक व्यक्ति का धीरे धीरे लोक कथा में अपचय होना चालू हो जाता है। इसलिए सप्तम भाव भी अपचय संज्ञक भाव है। इसी प्रकार अष्टम तो मृत्यु है, मृत्यु तो अपचय होता है ना, इसीलिए अपचय है। और धर्म स्थान को भी अपचय के रूप में ग्रहण किया गया है। इस प्रकार व्यय भाव भी हानि नाम से ही अपचय है, हानि है, व्यय है, इसीलिए ये भी अपचय संज्ञक भाव है। मारक स्थान जन्म कुंडली के फलादेश के लिए, जैसे कि आप लोग आज हम लोग पढ़े हैं, केंद्र, बणभर, आपोक्लिम, त्रिकोण, त्रिक, त्रिषणाय, मारक, चतरस्र, उपचय, अपचय, इन सबको भावों के नाम से हम लोगों को याद रखना है। और उस भाव के जब अधिपति स्वामी का विचार, हम जैसे उपचय भाव के स्वामी कौन है कर्क लग्न में, आप तुरंत बोल सकते हैं। तृतीय भाव का अधिपति बुध, एवं षष्ठ का गुरु, दशम का मंगल, एवं जो एकादश भाव का शुक्र। तो उपचय भावाधिपति कर्क लग्न में उपचय भावाधिपति के साथ चंद्रमा यदि उपचयस्थ हो, जैसे कि आप इस उपचय भाव में चंद्रमा जो है वो यदि पूर्ण चंद्रमा हो, शुभ ग्रह हो, कर्क लग्न में हो, तो तृतीय भावाधिपति बुध के साथ, गुरु के साथ, शुक्र के साथ, मंगल के साथ ये यदि मिलके इसी उपचय राशि में बैठ जाए तभी उत्तम योग बन जाता है। इसीलिए उपचय भाव को हमेशा याद रखना है। उसके साथ साथ भावाधिपति को भी हम लोगों को एक बार हर लग्न में, मेष से लेके मीन लग्न तक याद रख के प्रैक्टिस करके आना है। आज अधिक कक्षा हम लोग नहीं लेंगे और इसे यहीं से विराम लेंगे।